उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं और यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक हैं जो प्रभावित हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण, तो इन सभी लोगों के लिए यह वीडियो समान रूप से उपयोगी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। यूपी टेट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न इस वीडियो लेक्चर के बाद खत्म हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भैया, उत्तर प्रदेश में क्या है, जो शिक्षा व्यवस्था है कक्षा 1 से लेकर 12 तक वह 4 भागों में विभाजित है। आपका जो यूपी टेट है अथवा जो केंद्र सरकार का सी टेट है, देखो टेट मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसमें सी लगा देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा सी टेट और इसमें यूपी लगा देंगे तो हो जाएगा यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का जितने भी आपके जो वर्ग होते हैं, कक्षा 1 से 5 प्राइमरी कहते हैं, 6 से 8 को जूनियर कहते हैं, 9 से 10 को हम सामान्य भाषा में टीजीटी कहते हैं और 11-12 को सामान्य भाषा में पीजीटी कहते हैं। तो हमारा क्या है, अभी तक जो यूपी टेट है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक ही प्रभावी होता है। और एक जानकारी और सुन लीजिए कि कक्षा 9, 10 और 11-12 के लिए 2027 से यानी अगले साल, जो अगले साल आने वाला है 26, उसके बाद से आपका 9, 10, 11-12 के लिए भी यूपी टेट और सी टेट लागू हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा। यानी कि यूपी टेट का अगर आपको परीक्षा देना है तो इसका मतलब आप प्राइमरी के अध्यापक बनना चाहते हैं अथवा जूनियर के अध्यापक बनना चाहते हैं, यानी 2 पेपर आपके होते हैं। प्राइमरी का अध्यापक बनने के लिए पेपर फर्स्ट होता है जिसे हम लोग 1 से 5 का पेपर कहते हैं और जूनियर का अध्यापक बनने के लिए पेपर सेकंड होता है जिसे हम लोग 6 से 8 वाला पेपर कहते हैं। यानी कि 2 पेपर होते हैं। तो दोनों पेपर में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं तो उसको हमने एक बार ही लिखा है। जैसे कि आपका पेपर चाहे फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, यानी चाहे प्राइमरी का पेपर हो चाहे जूनियर का पेपर हो, दोनों जो पेपर होते हैं 150 नंबरों के होते हैं। दोनों पेपर में 150 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, इसलिए 150 प्रश्न 150 नंबर का होगा। यानी कि आपका जो दोनों पेपर होगा टोटल 150 प्रश्न 150 नंबर का होगा। आपको समय कितना दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए? आपको 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का समय दिया जाएगा। यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण अगर 150 प्रश्न में आप तुक्का ही लगा देंगे तो भी आपके कम से कम 40-50 नंबर बन जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपके जो प्रश्न आते हैं वह बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। 4 विकल्प आपको मिलते हैं, उन चारों विकल्प में से आपको चुनना होता है। जो फॉर्म भरने की फीस होती है वो सामान्य वर्ग और ओबीसी, सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 600 रुपया होती है। एक फॉर्म भरने के लिए, एक पेपर का फॉर्म भरने के लिए 600 रुपया और SC ST की जो फीस है वो 400 रुपया होती है। तो अगर प्राइमरी का भरेंगे तो 600 रुपया, जूनियर का भरेंगे तो 600 रुपया, अलग अलग भरेंगे तो 600 रुपया लगेगा। लेकिन एक साथ अगर फीस भरेंगे यानी कि प्राइमरी और जूनियर दोनों एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 1000 रुपये में काम चल जाएगा। ये जो बात है ये 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इतना शुल्क था। इस बार आपका नोटिफिकेशन इसी सितंबर के महीने में आएगा तो इस बार हो सकता है शुल्क में कुछ परिवर्तन हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आपका जो यूपी टेट होता था उसकी जो वैधता होती थी वह 5 साल होती थी, लेकिन अब उसकी वैधता को आजीवन कर दिया गया है। यानी जीवन में कभी भी आप एक बार यूपी टेट क्वालिफाई कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। प्राइमरी के लिए ये वाला 1 से 5 वाला पेपर फर्स्ट और जूनियर के लिए पेपर सेकंड वाला क्वालिफाई होना चाहिए। अब एक बात यहां पर समझ लीजिए, जो कार्यरत अध्यापक हैं बेसिक शिक्षा विभाग में जो प्रमोशन होकर जूनियर में चले गए हैं, 6 से 8 पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए दूसरा पेपर सेकंड पेपर क्वालिफाई करना आवश्यक है। जो अभी प्राइमरी में हेडमास्टर हैं अथवा प्राइमरी में ही हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर यानी आपका जो प्राइमरी वाला पेपर है वो क्वालिफाई करना आवश्यक है। तो उम्मीद है यहां पर सारे डाउट इतने खत्म हो गए होंगे। एक चीज और जानते रहिए, ये 18 से 25 क्या लिखा है, तो प्राइमरी का फॉर्म भरने के लिए यानी पेपर फर्स्ट अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र जो एज है ये 18 से
35 होना चाहिए, 25 नहीं 35 है यहाँ पर। और सेकंड पेपर यानी जूनियर वाला पेपर अप्लाई करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 21 से 40 होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि जो कार्यरत अध्यापक हैं वह तो इस उम्र से ज्यादा हैं, तो कैसे फॉर्म भरेंगे? तो ये सारी दिक्कत उत्तर प्रदेश सरकार की है, वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। हो सकता है आपका जो यूपी टेट है वो अलग से आयोजित किया जाए। तो क्या करना है ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखा जाएगा। इस फॉर्म भरने की जो उम्र है ये प्राइमरी के लिए, ये जूनियर के लिए, इसमें छूट भी मिलती है और उम्र में छूट हमने यहाँ पर नीचे लिखी है। अगर आप ओबीसी हैं, एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो 5 साल तक छूट मिलती है, यानी अधिकतम उम्र 35 है यहाँ पर, 5 साल की छूट यानी 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं और जूनियर का फॉर्म 45 साल तक भर सकते हैं। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं यानी अपने दिव्यांग भाई बहन हैं अगर आप, तो आपको 15 साल की यहाँ पर छूट मिलती है, यानी कि जो अधिकतम उम्र है उसमें 15 साल और जोड़ लीजिए, उतने उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती हैं। अब योग्यता की बात करते हैं कि आपने कौन कौन सी पढ़ाई किया है, उस पढ़ाई के अनुसार आप किसका फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले प्राइमरी वाली बात करते हैं। तो देखिए भैया 2021 में नियम कुछ और था, उस समय प्राइमरी में बीएड भी शामिल था, लेकिन अब बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो 2021 का नोटिफिकेशन मेरे पास है, लेकिन उसको भेजने से कोई मतलब फायदा नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं जो अब परिवर्तित हो गए हैं। तो प्राइमरी का यानी पेपर फर्स्ट का अगर आप फॉर्म भरना है तो आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। डीएलएड उत्तर प्रदेश में आप तभी करेंगे जब आपके पास स्नातक होगा। तो स्नातक साथ आपने डीएलएड किया है, जिसको हम लोग बीटीसी भी कहते हैं, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आपके नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि स्नातक में कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये कहीं भी नहीं लिखा है। यानी स्नातक में आप कितना भी नंबर हो, चाहे 45% हो, 50% हो, कुछ भी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिनका ये डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, डीएलएड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अंतिम वर्ष में है, वह भी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। जब आप तीसरे सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो वहां से आपका अंतिम वर्ष चालू हो जाता है, यानी थर्ड सेमेस्टर में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी अपेयरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये सीधी सीधी बात है। अब पेपर सेकंड की बात करते हैं। ये बात हो गई प्राइमरी की। और प्राइमरी में जो योग्यता है उसमें कुछ 1-2 योग्यताएं और भी शामिल है। जैसे उर्दू के लिए एक स्पेशल योग्यता होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी कुछ योग्यताएं हैं। तो वो सारी योग्यताएं हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम उसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानते रहिए कि प्रमुख योग्यता आपकी बीटीसी वाली डिग्री है। अब सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में डीएलएड वालों का बहुत फायदा होता है, क्योंकि सेकंड पेपर में डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड का यहाँ पर प्रतिशत कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो स्नातक में 50% आपका नंबर होना चाहिए। बीएड वाले विशेष रूप से ध्यान दें कि आपका स्नातक में 50% नंबर होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर स्नातक में 50% नहीं है, 45% नंबर है, तो क्या करें, यानी 50 से नीचे हैं, तब आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो जूनियर वाला पेपर है उसे डीएलएड वाले और बीएड वाले दोनों लोग भर सकते हैं। बीएड में क्या चाहिए, 50% नंबर चाहिए। स्नातक में, सॉरी बीएड नहीं, स्नातक में आपके 50% नंबर चाहिए। अगर 50 नहीं है तो आपके पास पीजी वाली डिग्री होनी चाहिए। तो ये योग्यता की यहाँ पर बात हो गई। और एक योग्यता होती है, आप लोगों को पता है कि शिक्षक बनने के लिए एक स्पेशल योग्यता होती है, हम लोग उसको बीएलएड कहते हैं, जो कि इंटर के बाद होता है। इंटर के बाद, इंटर में आपके 50% नंबर हैं और इंटर के बाद आपने 4 साल वाला, जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड दोनों शामिल होता है, वो 4 साल का बीएलएड किया है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिला के ये फॉर्म भरने की योग्यता हो गई। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि हमें किस प्रकार का एग्जाम होगा और हमें क्या क्या करना होगा। तो देखिए, आपको पता है 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर होगा। 150 को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो जब 150 को 5 भाग में विभाजित करेंगे तो 30-30 नंबरों के हमारे 5 पोर्शन बनेंगे। तो पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी में यहाँ पर पहला पोर्शन है बाल विकास और शिक्षण विधि। तो बाल विकास और शिक्षण विधि 30 नंबरों की आती है। इसके सिलेबस पे हम लोग
बाद में बातें करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, लेकिन इतना जानते रहिए कि जो डीएलएड में पढ़ाया जाता है वही आपका यहाँ पर आता है। ये कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारा दूसरा और तीसरा भाग होता है वह भाषा का भाग होता है। दूसरे पोर्शन में भाषा फर्स्ट होती है जो कि हिंदी होती है, और हिंदी 30 नंबरों की होती है। आप लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो हिंदी का पेपर तो देना ही पड़ेगा, यह अनिवार्य होता है, ठीक है, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये 30 नंबरों की हिंदी आती है और बिल्कुल बेसिक हिंदी होती है। कक्षा 9-10 की जो हिंदी होती है 6, 7, 8, 9, 10 में सेम वही हिंदी आती है, कोई बहुत ज्यादा कठिन यहाँ पर नहीं होता है। भाषा सेकंड, तीसरा वाला पोर्शन, भाषा जो दूसरी भाषा होती है सेकंड भाषा, तो उसमें आपको 3 विकल्प दिए जाते हैं, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। इनमें से कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं। आप चाहें तो संस्कृत 30 नंबरों का दे सकते हैं, आप अंग्रेजी 30 नंबरों का दे सकते हैं, अथवा उर्दू 30 नंबरों का दे सकते हैं। जो आपका पेपर आता है उसमें संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू तीनों होते हैं। आप फॉर्म भरते समय ही आपको बताना होता है कि सेकंड लैंग्वेज आप कौन सी ले रहे हैं। जो लैंग्वेज आप लेते हैं वही आपको 30 नंबरों वाला सॉल्व करना होता है। जैसे आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत ही 30 नंबरों का सॉल्व करेंगे पेपर में जाके। ऐसा नहीं करेंगे कि फॉर्म भरते समय तो संस्कृत ले लिया और पेपर जब दे रहे हैं तो वहां पर अंग्रेजी को सॉल्व कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यह गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि आपको फॉर्म भरते समय ही सेकंड लैंग्वेज पूछी जाती है, तो जो आपने फॉर्म भरते समय अपनी भाषा सेकंड चुनी है उसी को परीक्षा देते समय सॉल्व करना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चौथा पोर्शन जो कि सबसे खतरनाक होता है वह गणित है, जो कि 30 नंबरों की आती है। देखो भैया, गणित पे अगर हम बात करें तो गणित मेरा विषय है। हम आपकी ये गारंटी ले रहे हैं कि 30 में से 30 नंबर आपके आ जाएंगे। कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। कुछ भी इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। 6, 7, 8 की जो किताब है यूपी बोर्ड वाली उसे आप देख लीजिएगा, और 9, 10 भी थोड़ा बहुत आता है। तो कुल मिला के हाई स्कूल जो है हाई स्कूल का ही सिलेबस होता है, लेकिन उसे हमें कुछ अच्छे तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना होता है। तो गणित विषय की गारंटी हम ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल तैयार कर दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो 30 में से 30 नंबर कहीं आपके गए नहीं हैं, सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। जो आपका 5वां पोर्शन होता है यह पर्यावरण अध्ययन का होता है, जो कि 30 नंबरों का आता है, और इसमें कुछ ज्योग्राफी के भी पोर्शन होते हैं। तो इसके सिलेबस को बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जितने भी 5 पोर्शन हैं इनके सिलेबस का बाद में डिस्कशन करेंगे और अलग से वीडियो बनाएंगे, और ये सभी चीजें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेंगे। आपके प्रत्येक टॉपिक के कम से कम 200, 300, 400 प्रश्नों का अभ्यास भी कराया जाएगा। कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के ये हमारे 5 पोर्शन हो गए 30-30 नंबरों के, यानी 150 प्रश्न आपके तैयार हो गए। एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं जूनियर वाले पोर्शन पे। जूनियर वाला पोर्शन जो यानी पेपर सेकंड होगा उसमें 1, 2, 3 बिल्कुल सेम रहते हैं। 1, 2, 3 कौन से हैं? ये वाले। मनोविज्ञान वाला पोर्शन, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड बिल्कुल सेम रहता है। जो प्राइमरी में आता है वही जूनियर में आता है। क्वेश्चन सेम नहीं रहेंगे। सेम रहने का मतलब आपका सिलेबस सेम है, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। अपग्रेड का मतलब इसमें थोड़ा नॉर्मल प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। और 1-2 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो वही रहता है। जैसे कि आप वर्णमाला, भाषा फर्स्ट में हिंदी है, इसका पहला टॉपिक वर्णमाला पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर द्वितीय पेपर में भी जो हिंदी लेंगे उसमें आपको वर्णमाला पढ़नी होगी। यानी कि 1, 2, 3 नंबर बिल्कुल सेम है। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होती है। क्या गलती होती है उसको समझ लीजिएगा। चौथे नंबर में आप जो पढ़ाई करते हैं वो मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होता है विज्ञान वर्ग, दूसरा होता है कला वर्ग। अगर आपने बीएससी किया है, चाहे गणित से किया है, चाहे जूलॉजी बॉटनी से किया है, तो आप विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा आपने कोई भी पढ़ाई किया है तो वह सभी कला वर्ग में ही आती है। जैसे प्रमुख क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रश्न होता है कॉमर्स वाले। कॉमर्स किस में जाएंगे? तो कॉमर्स वाले जाएंगे भैया कला वर्ग में। तो हमें चौथे पोर्शन में, आप अगर विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको विज्ञान वर्ग लेना होता है। आप अगर
आपने बीए किया है या कॉमर्स लिया है या कुछ भी किया है तो आप कला वर्ग में जाते हैं। अच्छा, बीटेक वाले जो होते हैं वह भी विज्ञान वर्ग में ही जाएंगे, बीसीए वाले जो होते हैं वह भी विज्ञान वर्ग में जाएंगे। तो जो विज्ञान से संबंधित है वह विज्ञान वर्ग में जाएगा और बाकी सभी लोग कला वर्ग में जाते हैं। तो फॉर्म भरते समय आपको बताना होता है कि आप विज्ञान वर्ग लेंगे या कला वर्ग लेंगे। अभी इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो विज्ञान वर्ग अगर आप लेते हैं, देखिए ये 3 पोर्शन से आपके 90 नंबर तो यहाँ पर बन गए, 90 क्वेश्चन तो आपके बन गए हैं। अब जब अगर विज्ञान वर्ग लेंगे तो गणित के यहाँ पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और विज्ञान के 30 प्रश्न मिलेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा फायदा जो गणित वाले बच्चे होते हैं, बीएससी गणित से जिन्होंने किया है उनका होता है। उनका तो गणित आसान है, विज्ञान भी उन्होंने 1-2 महीने में लगा के आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती है और जो कि कक्षा 10 वाला स्तर होता है पढ़ लेते हैं, काम चल जाता है। लेकिन जो जूलॉजी बॉटनी वाले होते हैं वो तो विज्ञान सॉल्व कर लेंगे लेकिन गणित में उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप जूलॉजी बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आप जो है जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं और आपको गणित नहीं आती तो आप डर के मारा कला वर्ग ले लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके 60 प्रश्न यहाँ हो गए, 90 60 150 आपका पूरा हो गया। अगर आप कला वर्ग के स्टूडेंट हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें टोटल 60 प्रश्न रहते हैं। सामाजिक विज्ञान में मुख्य रूप से 4 विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन चारों विषय से मिलाकर आपके 60 प्रश्न आते हैं और 60 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ है लेकिन बिहार में हुआ। सबसे बड़ी गलती क्या है उस पर ध्यान देते हैं। देखो भैया, ये हम यहाँ पर 6 से 8 की बात कर रहे हैं तो 6 से 8 में अब उदाहरण हम बिहार का दे रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है, बिहार में हुआ है तो बिहार का उदाहरण देते हैं। तो बिहार के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा अगर हो गया तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। अब बिहार में क्या हुआ कि 6 से 8 की भर्ती हुई। 6 से 8 की भर्ती में आपको सीटेट वाला नंबर लिया गया, सभी लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षा क्वालिफाई किया। 6 से 8 में एक विषय होता है कला, आपका एक विषय होता है विज्ञान और गणित। तो विज्ञान और गणित के जो बच्चे थे उन्होंने अपना पेपर ऊपर दिया और बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद फिर सरकार को लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करें। तो उसने जो सीटेट वाली मार्कशीट थी उसको भी चेक किया। तो अब दिक्कत क्या हुई विज्ञान वर्ग के बच्चों के साथ कि उन्होंने कक्षा 12 विज्ञान से किया, ठीक, बीएससी कर लिया विज्ञान वर्ग में, बीएड कर लिया विज्ञान वर्ग में, फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगे और इतिहास भूगोल उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया। तो उन्हें लगा कि हम जो सीटेट का पेपर देंगे तो अगर हम कला वर्ग यानी सामाजिक विज्ञान से पेपर दे दें तो हमारे बहुत ज़्यादा नंबर बन जाएंगे। तो उन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया लेकिन किस वर्ग से किया? सामाजिक विज्ञान से किया। तो उनकी मार्कशीट में सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज लिखी थी, सोशल साइंस लिखा था। तो ऐसी कंडीशन में आप अध्यापक किसके हैं? गणित और विज्ञान के, गणित और विज्ञान के अध्यापक हैं। इसका मतलब कि आपके पास जो सीटेट वाली मार्कशीट थी वो ही विज्ञान वर्ग की होनी चाहिए। आप जिस वर्ग के अध्यापक हैं इसका मतलब कि शुरू से लेकर आखिरी तक आपने उस वर्ग में पढ़ाई किया है। तो उन बच्चों का दोष यही था कि उन्होंने बीएससी तो विज्ञान वर्ग से था, बीएड भी विज्ञान वर्ग से था, लेकिन जो सीटेट था उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए हो सकता है उनका इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र बहुत अच्छे से तैयार हो, तो अच्छे नंबर लाने के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से पास आउट थे और वही मार्कशीट उन्होंने लगाई थी। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि सीटेट उनका विज्ञान वर्ग का नहीं है। तो यहाँ नहीं था। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि जिस वर्ग से आप आते हैं वही का फॉर्म भरिएगा। अगर आप बीएससी हैं विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान वर्ग ही लीजिएगा और अगर आप कला वर्ग के हैं तो सामाजिक विज्ञान ही लीजिएगा, इधर उधर मत करिएगा। मार्कशीट चेक हो गई थी बिहार में, हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में ऐसा हो जाए। अभी नहीं हुआ है। अभी किसी जूनियर में जितने भी लोग पढ़ाते हैं, जो अभी अध्यापक हैं, जितने भी लोग पढ़ाते हैं, उनकी मार्कशीट चेक नहीं हुई है कि भैया जो आपने यूपी टेट क्वालिफाई किया है या सी टेट क्वालिफाई किया है वो किस वर्ग से क्वालिफाई किया है। तो अगर कोई पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, होता क्या है
हमारे आपके बीच में ही कोई ना कोई होता है जो चाबी घुमा देता है, ठीक है। तो हमारे आपके बीच से कोई पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और उसने बता दिया कि जज साहब कुछ ऐसा हो रहा है उल्टा सीधा उत्तर प्रदेश में, तो आप हमारे जज साहब एक ऑर्डर देंगे और फिर मतलब मामला बन जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश में ना हो, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा 150 प्रश्न आपके यहाँ पर बन गए हैं। पासिंग मार्क कितना है? जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके 60%, 60% का मतलब होता है 90 नंबर। 150 में पास होने के लिए 90 नंबर आपको लाना है। और अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपकी पासिंग मार्क 55% है। और 55% का मतलब 82 नंबर है। तो ये 55% जब जोड़ेंगे तो 82 नहीं आता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई हुई है, बहुत बड़े समय तक यहाँ पर केस लड़ा गया है, तो ये 82 नंबर हुआ है, ठीक है। तो 55% मतलब 82 नंबर ही होता है, इसको मान के चलिए, इसमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें लग रहा है कि अब हमने सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दिया है, जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं वो सारी चीजें आपको बता दिया है। और इस YouTube चैनल के साथ आप सभी लोग बने रहिए। आखिरी बात बची है प्रैक्टिस सेट वाली। देखो भैया, प्रैक्टिस सेट के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। मात्र 99 रुपए में 150 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप पे। सिर्फ आपको मैसेज करना है, यूपी टेट सी टेट जो भी लिख के आप मैसेज करना चाहें वो आप मैसेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा और इस YouTube चैनल के साथ लगातार आप बने रहिए और आपको सारे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो यूपी टेट से लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।